दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की फ़ौज में होने वाले इक़्तिदार की जंग की कहानी सुनाएंगे। बंगाली फ़ौजी अफसर कैसे हुकूमत के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। जब फ़ौजी अफसरों ने 4 अहम हुकूमती रहनुमाओं को कत्ल कर दिया, जनरल ज़ियाउर रहमान किस किस्म की सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस थे और सियासतदानों को कैसे धमकाते थे। कुछ ऐसे ही वाक़यात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद यानी नवंबर 1975 के पहले हफ्ते के दौरान पेश आने वाले खूनी वाक़यात बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान और इनके अहल-ए-खाना के कत्ल के बाद मुल्क में पैदा होने वाली अफरा तफरी की सूरत-ए-हाल का नतीजा थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और इनके अहल-ए-खाना के कत्ल के बाद खवंदकर मुश्ताक अहमद ने बतौर सदर बांग्लादेश का इक़्तिदार संभाला। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश की आर्मी में मौजूद अफसरान इंतहाई ताकतवर थे जो शेख मुजीब की हलाकत में बराह रास्त मुलव्वस थे। अगरचे इक़्तिदार संभालने के बाद मुश्ताक अहमद ने ज़ियाउर रहमान को आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन शेख मुजीब के कत्ल में मुलव्वस चंद आर्मी अफसरान फ़ौज के बहुत से मामलात को बराह रास्त कंट्रोल कर रहे थे। शेख मुजीब के कत्ल के बाद इक़्तिदार की इस खूनी मुंतकली ने बगावत और जवाबी बगावत के नए सिलसिले को जन्म दिया, जिसका आगाज़ मुजीब के कत्ल के 3 माह बाद यानी नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ। अगरचे बगावत की वजूहात के बारे में मुतअद्दिद वज़ाहतें मौजूद हैं, मगर उस वक़्त के बहुत से फ़ौजी हुकाम का ख्याल है कि नवंबर में होने वाली बगावत और जवाबी बगावत बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद से फ़ौज में पैदा होने वाली अफरा तफरी का नतीजा थी। बांग्लादेशी फ़ौज में बहुत से सीनियर अफसरान जूनियर अफसरान की तरफ से ताकत के इस्तेमाल और बड़े फ़ैसले लेने के अमल को कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक और तनाज़ा भी था जो बांग्लादेश की जंग आज़ादी के वक़्त से शुरू हुआ था। फ़ौज के अंदर आपस की लड़ाई। जंग आज़ादी के दौरान बांग्लादेशी फ़ौज के 3 अफसरान आलमी सतह पर मशहूर हुए। BBC से बात करते हुए रिटायर ब्रिगेडियर सखावत हुसैन ने कहा कि जंग के बाद से इन तीनों अफसरों ने फ़ौज के अंदर असर व रसूख के 3 अलग-अलग दायरे बनाए हुए थे। इन अफसरान में जनरल ज़ियाउर रहमान, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ और जनरल KM शफ़ीउल्लाह शामिल थे। ब्रिगेडियर सखावत हुसैन सन 1975 में ढाका में 46 ब्रिगेड के स्टाफ ऑफिसर थे। सखावत हुसैन कहते हैं, फ़ौज में अफसरान के दरमियान ये कशमकश पहले भी थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये खुलकर सामने आ गई। मेजर जनरल शफ़ीउल्लाह फ़ैसला साजी के अमल से अमलन बैर किए जा चुके थे। जनरल ज़िया फ़ैसला साजी कर रहे थे। इनके और ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ के दरमियान तनाज़ा बढ़ रहा था। मेजर जनरल KM शफ़ीउल्लाह को 15 अगस्त के वाक़यात के बाद आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा दिया गया था। 1975 में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इसके बाद से वो मंजर से हट चुके हैं और आर्मी चीफ वाले अपने घर में तकरीबन नज़रबंद हैं। शफ़ीउल्लाह नवंबर के वाक़यात को खालिद मुशर्रफ और ज़ियाउर रहमान के दरमियान तनाज़े के तौर पर देखते हैं। उनका कहना था कि खालिद मुशर्रफ ये सोच कर ज़ियाउर रहमान को हटाना चाहते थे कि उनका मुस्तकबिल तारीख है। इसने इन्हें हटाकर घर में नज़रबंद कर दिया और ख़ुद को चीफ़ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फायज़ कर दिया, मगर मामलात ज़्यादा अरसा चल नहीं सके और 7 नवंबर को ज़ियाउर रहमान के ग्रुप ने खालिद मुशर्रफ को हटा दिया। उन्होंने BBC को बताया था कि मंजर-ए-आम पर ना होने के बावजूद वो फ़ौज में तनाव को महसूस कर सकते थे और यही खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत का पस मंज़र था। बगावत और जेल में 3 नवंबर को होने वाला कत्ले-आम। 3 नवंबर के पहले चंद घंटों में बांग्लादेश की तारीख का रुख बदलने वाले 2 वाक़यात रोनमा हुए, एक फ़ौजी बगावत और दूसरा ढाका जेल में कत्ले-आम। आधी रात के बाद उस वक़्त के आर्मी चीफ ज़ियाउर रहमान को खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत के नतीजे में गिरफ़्तार कर लिया गया। ढाका छावनी में एक इन्फेंट्री यूनिट बंगा भाबन लाया गया, जबकि एक फ़ौजी यूनिट ने रेडियो स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया। ब्रिगेडियर सखावत हुसैन के मुताबिक बंगा बाबन के इर्द गिर्द इतनी फ़ौज जमा थी कि मेजर दिलियम और मेजर नूर समेत फ़ौजी अफसरान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके और इस दौरान जंगी तैयारों को आसमान पर उड़ते भी देखा जा सकता था। जब 2 या 3 लड़ाका तैयारों ने बंगा भून के ऊपर से उड़ान भरी तो इन्हें एहसास हुआ कि इनके पास वक्त नहीं बचा है और इन्हें हथियार डालना होंगे। 3 नवंबर की सुबह से दोनों फौजी अफसरान में समझौता करने की कोशिश की जा रही थी। मेजर दिलियम और मेजर नूर कई बार छावनी आए
और खालिद मुशर्रफ से मुलाकात की। दिन भर मुज़ाकरात के बाद शाम को फ़ैसला हुआ कि इन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसी रात बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस कुछ फ़ौजी अफसरान को तैयारे में थाईलैंड जाने की इजाज़त दे दी गई। इसी दौरान सेंट्रल जेल ढाका में उसी रात कत्ल की एक वारदात हुई। सन 1971 की हुकूमत के अबूरी सदर सैयद नज़रुल इस्लाम, वज़ीर आज़म ताजुद्दीन अहमद, उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना एम मंसूर अली और वज़ीर दाखिला AHM कमर ज़मान को कुछ फ़ौजी एहलकारों ने जेल में कत्ल कर दिया। अवामी लीग के इन लीडरों को 15 अगस्त की फ़ौजी बगावत के बाद जेल में कैद किया गया था। सहावत हुसैन बताते हैं कि जेल कत्ल का वाक़या फ़ौरी तौर पर मालूम ना हो सका और ये वाक़या 4 नवंबर की सुबह फ़ौजी अफसरान के इल्म में आया। जसद बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक हो गई। 3 नवंबर को पेश आने वाले खूनी वाक़यात के बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जसद एक्शन में नज़र आई। कर्नल ताहिर की क़यादत में इस मिलिशिया ने बाद में होने वाली बगावत में कलीदी किरदार अदा किया। कर्नल ताहिर के भाई और ढाका के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उस वक़्त के सरबराह प्रोफेसर अनवर हुसैन ने BBC को बताया कि कर्नल ताहिर को खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत की खबर ज़ियाउर रहमान से मिली थी। उन्होंने दावा किया कि ज़ियाउर रहमान ने 3 नवंबर की सुबह कर्नल ताहिर को फ़ोन किया। ज़ियाउर रहमान ने कहा कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मेरी जान को ख़तरा है। प्रोफेसर हुसैन ने कहा कि गरचा ज़ियाउर रहमान की मेन टेलीफोन लाइन मुनक़ता हो गई थी, लेकिन वो टेलीफोन कॉल करने में कामयाब रहे क्योंकि एक मुतवाज़ी लाइन आर्मी हाउस में चल रही थी। कर्नल ताहिर ने 1972 में फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया था और इसके बाद से वो बराह रास्त जसद की सियासत में शामिल हो गए थे। इस दौरान फ़ौज के जवानों के साथ मिलकर उन्होंने निजी तंजीमें और मलेशियाएँ बनवाईं। प्रोफेसर अनवर हुसैन का कहना है कि कर्नल ताहिर 3 नवंबर को नारायणगंज से ढाका आए और तब से फ़ौजी तंजीम के अरकान समेत फ़ौजी एहलकार इनसे मिलने लगे। ज़ियाउर रहमान के बाद खालिद मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन वो जल्द हुकूमत ना बना सके। इस दौरान जेल में होने वाले कत्ल की वारदातें हुईं और अमलन कोई हुकूमत ना होने की कैफियत बांग्लादेश में वाज़ेह थी। प्रोफेसर हुसैन ने कहा कि इस दौरान जसद, गाना बानी और कर्नल ताहिर ने फ़ौजियों के साथ बातचीत जारी रखी। 5 और 6 नवंबर को गाना बानी ज़्यादा फाज और मुनज़्ज़म होना शुरू हुई। कर्नल ताहिर की क़यादत में बगावत के मंसूबे जारी रहे। सहावत हुसैन के मुताबिक ये हकीकत 6 तारीख की दोपहर को वाज़ेह हो गई कि गाना बानी कुछ करने जा रही है, जब गाना बानी के नाम से एक किताबचा छावनी के अंदर तकसीम होना शुरू हो गया। ब्रिगेडियर सहावत हुसैन के मुताबिक उन्होंने एक किताबचे की कापी भी देखी। इन किताबचों में खालिद मुशर्रफ, शफात जमील और कर्नल हुदा को इंडियन एजेंट करार दिया गया था। इस दौरान जस्टिस अबू सादत मोहम्मद साइम ने सदर के ओहदे का खलफ लिया, लेकिन इंतज़ामिया और फ़ौज में असल क्या चल रहा था गैर वाज़ेह रहा। इस अफरा तफरी की सूरत हाल में जब 6 तारीख की रात सिपाहियों में ये किताबचा तकसीम किया गया तो सब पर वाज़ेह हो गया कि गाना बानी नामी फ़ोर्स छावनी के अंदर काम कर रही है। दरी असना बड़े पैमाने पर फ़ौज की बगावत का मरकज़ी मनसूबा 6 तारीख की शाम को था। प्रोफेसर अनवर हुसैन ने कहा कि जसद का फ़ैसला 9 नवंबर को बगावत करने का था, लेकिन जब छावनी में हालात मज़ीद गर्म होते गए तो उसी रात बगावत का फ़ैसला किया गया। 7 नवंबर की जवाबी बगावत 7 नवंबर की रात को शुरू हुई, जिनमें सबसे आगे फ़ौज के जवान थे। KM शफ़ीउल्लाह बताते हैं कि सिपाहियों में नारे लगाए जा रहे थे, सिपाही सिपाही बाई बाई। JCO के अलावा कोई रैंक नहीं। सिपाहियों में मायूसी फैली हुई थी। उनका ख्याल था कि अफसरान उन्हें ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी परवाह नहीं की। उसी रात ज़ियाउर रहमान को रिहा कर दिया गया। 7 तारीख की रात छावनी में गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगीं और बागियों ने कुछ फ़ौजी अफसरान को हलाक कर दिया। उनके मुताबिक ताहिर चाहते थे कि ज़ियाउर रहमान रेडियो पर जाकर अवामी फ़ौज के 13 निकात का ऐलान करें और कहें कि उन्होंने ये मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। इसके बाद वो सिपाहियों से खिताब करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वह इन मुतालबात को तस्लीम करें। ब्रिगेडियर सखावत हुसैन के मुताबिक 7 नवंबर की बगावत के दौरान कई फ़ौजियों को सिविलियन कपड़ों में हथियारों के साथ हिस्सा लेते हुए देखा गया। प्रोफेसर अनवर हुसैन कहते हैं कि जिस मकसद के साथ जसद ने बगावत में हिस्सा लिया, इसकी नाकामी की एक वजह यह भी है। फ़ौजियों ने ज़ियाउर रहमान को छावनी से एलिफेंट रोड पर लाना था। कर्नल ताहिर और जसद के रहनुमा वहाँ एक घर में मुकीम थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके।
प्रोफेसर हुसैन का कहना है कि मलेशिया से वाबस्ता सिपाहियों ने अहकामात के बरखिलाफ ज़ियाउर रहमान को रिहा किया। ज़ियाउर रहमान ने उनसे कहा कि कर्नल ताहिर इनके दोस्त हैं और वो इन्हें यहाँ ले आएँ। इस तरह वो किसी हद तक धोखा खा गए, वो इन्हें दी गई मखसूस हदायत पर अमल ना कर सके। दरी असना 7 नवंबर की सुबह खालिद मुशर्रफ, कर्नल के.एन. हुड और लेफ्टिनेंट कर्नल ATM हैदर मारे गए। खालिद मुशर्रफ को किसने हुक्म दिया और क्यों कत्ल किया गया, इस बारे में कोई ख़त्मी तहकीकात नहीं हो सकी और इस कत्ल का अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ। अनवर हुसैन कहते हैं कि ज़ियाउर रहमान की रेडियो पर तकरीर के बाद बगावत में अवामी फ़ौज के किरदार को दबा दिया गया और आम लोगों में ये ख्याल पैदा हुआ कि यह मुकम्मल तौर पर ज़ियाउर रहमान की बगावत थी। ज़ियाउर रहमान 7 नवंबर के बाद इक़्तिदार के मरकज़ में दोबारा आ गए। इसके कुछ अरसे बाद कर्नल ताहिर को 24 नवंबर को गिरफ़्तार किया गया और 21 जुलाई 1976 को फ़ौजी अदालत ने गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी दे दी। तवील अरसे के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल ताहिर का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। ज़ियाउर रहमान ने 1981 तक डिप्टी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और बाद में सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मई 1981 में एक नाकाम बगावत में इन्हें कत्ल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।